हाय बच्चों, देखिए हमने आपको अगले या नेक्स्ट वीडियो में जो हमने आपको बताया था कि परागण किसे कहते हैं, परागण क्या होता है, परागकण जब पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो इसके आगे की स्टेप क्या होंगे, इसके बारे में आपको जानना है। इसमें अंड कोशिकाएं क्या होते हैं, निषेचन कैसे होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, हम आपको उस पॉइंट की ओर नहीं फोकस करना चाहते हैं जो परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। हम उसी पॉइंट को फोकस करें जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है बीजांड की संरचना। आता है बोर्ड की एग्जाम में, बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए या बीजांड की संरचना का उल्लेख कीजिए। तो हम कैसे दिखाएंगे? तो ध्यान दीजिए, ये बीजांड के स्ट्रक्चर्स हैं और इसमें जो देख रहे हैं इसके ऊपरी वाले भाग को हम चांजा कहते हैं, इसको हम निभाग कहते हैं। निभाग, ये निभाग होता है। इस निभाग के सीधे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक छिद्र दिखाई दे रहा है, इस छिद्र को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ये माइक्रोपाइल, जिसे हम बीजांड द्वार भी कह सकते हैं, ये बीजांड द्वार है, ये माइक्रोपाइल। बीजांड के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसको इंटीगुमेंट कहते हैं या बीजांड अध्यावरण, इसको कह सकते हैं अध्यावरण। जो बीजांड के चारों ओर जो आवरण जो पाया जा रहा है इसको अध्यावरण कहते हैं। लेकिन ये अध्यावरण निचले भाग की ओर एक छिद्र के रूप में छुटा रहता है, इस छिद्र को हम बीजांड द्वार कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में एम्ब्रियो सैक है। यहाँ जो स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, भ्रूणकोश, ये बीच का स्ट्रक्चर। बीजांड में एक गोल सी रचना पाई जाती है जिसे भ्रूणकोश कहा जाता है। और परीक्षा में आता है भ्रूणकोश में कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, एक भ्रूणकोश में 1 2 3 4 5 6 7, एक भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। ध्यान दीजिए कौन कौन सी कोशिकाएं हैं। इस ऊपर वाली कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। एंटीपोडल सेल ये यंग कंडीशन में होता है। एंटीपोडल सेल्स हैं, ये अवगुणित अवस्था में होती है। इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3। जो बीच के जो कोशिकाएं होती हैं इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई ये 2n अवस्था में होते हैं, द्विगुणित होते हैं। और इसके नीचे जो बीच में जो कोशिकाएं जो दिखाई दे रही हैं इसको हम अंड कोशिका कहते हैं। एग सेल, ये यंग कंडीशन होता है। इसके बगल में जो सहायक कोशिकाएं हैं इसको हम कहते हैं सिनर्गिड सेल। सिनर्गिड सेल ये भी किस अवस्था में होती है? यंग कंडीशन में होता है। अब बताइए, एक भ्रूणकोश में, ध्यान दीजिएगा, एक भ्रूणकोश में, इसको देखा जाए तो ये भ्रूणकोश है। एक भ्रूणकोश में कितने केंद्रक होते हैं, कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, एक पोलर न्यूक्लियाई है, 3 1 4 हो गया, एक अंड कोशिका 5, 2 सहायक कोशिकाएं 7। अर्थात भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। और केंद्रकों की संख्या देखिए, 1 2 3 एंटीपोडल्स में यन होते हैं, अवगुणित अवस्था है, 3 यन यहाँ है और बीच वाले में 2 यन है, 3 2 5 हो गया, एक अंड कोशिका हो गया, 5 1 6 हो गया और 2 कोशिकाओं के यन होते हैं, 6 2 8 होते हैं। तो एक एम्ब्रियो सैक में कितने कोशिका होते हैं? नंबर ऑफ सेल्स, कोशिका की संख्या कितनी होती है? 7। और केंद्रक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। परीक्षा में आता है अंड समुच्चय क्या है? अंड समुच्चय, ध्यान दीजिएगा, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? अंड समुच्चय। अंड कोशिका और सहायक कोशिकाओं के समूह को हम अंड समुच्चय भी कह सकते हैं। ये अंड समुच्चय
अंड समुच्चय किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर आता है 2 नंबर में या 1 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। अंड समुच्चय किस क्या होते हैं? एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाओं के समूह को हम अंड समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे देखिए पूछता है परीक्षा में कि बीजांड वृंत के किस भाग से जुड़े होते हैं? बीजांड वृंत के किस भाग से जुड़े होते हैं? किस भाग से जुड़े होते हैं? हाइलम, नाभिका, इसको हम कह सकते हैं नाभिका। हाइलम बीजांड वृंत से जुड़े हुए भाग को हम क्या कह सकते हैं? हाइलम कहते हैं। और जैसा कि इस बीच वाले का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने बनाया है एम्ब्रियो सेल का, भ्रूण कोश का। इस भ्रूण कोश में आपने क्या देख रहे हैं? 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, एक न्यूक्लियाई सेल, पोलर न्यूक्लियाई है, एक सेल है और 2 सिनर्गिड सेल्स हैं, सहायक कोशिकाएं हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड्स के, और कंपटीशन में भी पूछ देते हैं कि एम्ब्रियो सैक में कितने कोशिका होते हैं, कितने केंद्रक होते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, जैसा कि ये स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान दीजिए। तो अभी आपने क्या देखा? बीजांड की संरचना अगर देखा जाए तो अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं, ओव्यूल्स, जिसे क्या कहते हैं? ओव्यूल्स, बीजांड। और इस बीजांड के चारों जो आवरण पाया जाता है उसको अध्यावरण कहते हैं। इसके निचले वाले भाग पे एक छिद्र होता है जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड के सबसे ऊपरी और जो बीजांड द्वार और इसके अपोजिट साइड में इसके ऊपरी वाले भाग को चालिया, बोर्ड के एग्जाम पूछता है चालिया पाया जाता है बीजांड में। किसमें पाया जाता है? चालिया या निभा बीजांड में पाया जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर आपने देखा एम्ब्रियो सैक के बारे में। आप बताओ, जब परागण क्रिया हो जाती है तो परागकण पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। तो ये वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये फर्टिलाइजेशन है, पुष्प में निषेचन, पुष्प में निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इन फ्लावर, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, पुष्प में निषेचन कब होगा? जब परागण क्रिया हो जाएगी तब। परागण क्रिया के पश्चात जब परागकण पुष्प के स्टिग्मा पर, ये जो देख रहे हैं स्टिग्मा, ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा पर क्या है? परागकण पहुंच गए और यहाँ स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद परागकण जर्मिनेट करना प्रारंभ कर देते हैं। जर्मिनेट ये जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं, अंकुरित होना शुरू कर देते हैं और एक नली बनाते हैं जिसे पराग नली कहते हैं, पॉलन ट्यूब, इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। और इसी पॉलन ट्यूब में जनन कोशिकाएं आ जाती हैं। इसी पराग नलिका में जनन कोशिका स्थित होती है। ये जनन कोशिका, ये पराग नली आगे की ओर बढ़ते रहते हैं और अंत में आकर के बीजांड द्वार के पास पहुंच जाते हैं। पराग नली तो बीजांड द्वार के पास तो पहुंच गए, लेकिन जनन कोशिकाएं बीच में 2 नर युग्मकों का निर्माण करती हैं। इसको बोलते हैं मेल गैमेट। मेल गैमेट ये किस अवस्था में होते हैं? अगुणित अवस्था या हैप्लॉइड कंडीशन। ये अगुणित अवस्था में होते हैं नर युग्मक जो पराग नलिकाओं में होते हैं। तो परीक्षा में आता है पराग नली में नर युग्मकों की संख्या होती है 2, 3, 4, 5। कौन सही होगा? पराग नली में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। दोनों किस अवस्था में होते हैं? अगुणित होते हैं, जिसे मेल गैमेट या नर युग्मक कहा जाता है। इस फिगर में जो बच्चों देख रहे हैं, ये क्या है आपका? एंथर, ये एंथर, ये फिलामेंट, और ये जो देख रहे हैं स्टिग्मा है, ये स्टाइल है।
ये जो फूली हुई जो रचना है, गोल से जो फूली हुई रचना है, इसको ओवरी कहते हैं। इसी ओवरी में क्या स्थित होता है? ओयूल। ये ओयूल स्थित होते हैं, जो यहाँ पर हमने आपको बताया है, बीजांड यही यहाँ पर स्थित होता है। जैसे ही पराग नली बढ़ते बढ़ते देखा ना, बीजाणु द्वार के पास पहुंच गई। इसमें दो केंद्रक होते हैं, मेल गैमेट दो होते हैं। और आपको पढ़ना है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को पहले हम डिफाइन कर ले। फर्टिलाइजेशन होता है क्या? नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के केंद्रकों का आपस में मिलना, फ्यूजन जिसको कहते हैं, संयुग्मन। जब ये आपस में फ्यूज करते हैं तो इस क्रिया को निषेचन करते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के केंद्रकों के आपस में मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। इसको डिफाइन क्या करेंगे फर्टिलाइजेशन को? ध्यान दीजिएगा, नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के केंद्रकों के आपस में मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। जैसा कि आप चूंकि यहाँ पर दो मेल गैमेट है, क्या दो बार निषेचन होता है? यहाँ पर दो मेल गैमेट दिखाया गया है। क्या आवृत बीजी पौधों में निषेचन क्रिया दो बार होती है? हाँ, आवृत बीजी पौधों में निषेचन क्रिया दो बार होती है। क्या होता है? एक मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट प्लस अंडकोशिका, एक से एक मेल गैमेट यन कंडीशन, अंडकोशिका यन कंडीशन, ये फ्यूज होता है। क्या बनाएगा? जाइगोट। ये जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट किस अवस्था में होता है? 2n अवस्था में होता है। यही जाइगोट आगे चल करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, भ्रूण बनाते हैं। और भ्रूण भी किस अवस्था में होते हैं? 2n। इस प्रकार के निषेचन को द्विसंलयन कहा जाता है, डबल फ्यूजन। एक यन कंडीशन मिल गए, एक यन कंडीशन जो है अंडकोशिकाओं के मिलकर के 2n बनाते हैं, द्विगुणित बनाते हैं। इसमें 2n यही जाइगोट आगे चल के भ्रूण में कन्वर्टेड हो जाता है। इस अवस्था को हम क्या कह सकते हैं? द्विसंलयन। इसको कह सकते हैं द्विसंलयन। परीक्षा में आता है द्विसंलयन क्या है, डबल फ्यूजन क्या है, परीक्षा में पूछ देता है। तो डबल फ्यूजन में क्या होता है? एक नर युग्मक होता है, एक अंडकोशिका होती है। एक नर युग्मक और एक अंडकोशिका आपस में मिलते हैं तो द्विगुणित अवस्था बनती है, उसको युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्टेड हो जाता है। यही अवस्था क्या कहलाएगी? क्योंकि यन प्लस 2n बनाते हैं। इस प्रकार के निषेचन को द्विसंलयन कहा जाता है। बच्चों अभी आपने देखा एक मेल गैमेट बच्चा है, एक मेल गैमेट क्या करेगा? अब फिर एक मेल गैमेट, ये मेल गैमेट प्लस पोलर न्यूक्लियाई, ये मेल गैमेट किस अवस्था में है? यन अवस्था में। पोलर न्यूक्लियाई किस अवस्था में है? 2n अवस्था में है। ये आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके क्या बनाते हैं? एंडोस्पर्म बनाते हैं। एंडोस्पर्म ये किस अवस्था में होता है? अब बताओ, यन प्लस 2n इक्वल टू 3n, एंडोस्पर्म बनाते हैं। भ्रूण पोष, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कह सकते हैं? भ्रूण पोष। ये भ्रूण पोष है, एंडोस्पर्म। इस प्रकार के निषेचन को क्या कहोगे? इसमें कितने न्यूक्लियाई भाग ले रहे हैं? यन प्लस 2n इक्वल टू 3n। इसको त्रिसंलयन कहते हैं। इसको अगर देखा जाए तो त्रिसंलयन कहा जाता है। त्रिसंलयन के पश्चात क्या बनता है? भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। और द्विसंलयन के पश्चात क्या बनता है? क्या बनते हैं? भ्रूण का निर्माण होता है। इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों। ये रहे आवृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधों के पुष्प में होने वाली निषेचन की प्रक्रिया। परागण क्रिया के पश्चात परागकण स्त्री केसर के वर्तिका के ऊपर पहुंच जाते हैं
और इसके वर्तिकाग्र के सुक्रोज या जो भी रासायनिक केमिकल पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और ये क्या होने लगते हैं, अंकुरित होने लगते हैं, जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं और एक पराग नली का निर्माण करते हैं जिसमें जनन कोश का समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कंदकों में बढ़ जाती है जिसे हम मेल गैमेट कहते हैं, जिसका को आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया। ये मेल गैमेट जो देख रहे हैं, एक मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज हुआ, संयुग्मन हुआ तो क्या बना, जायगोट बना, 2n बना। ये जायगोट आगे चल के भ्रूण में कन्वर्टेड हो गया। तो इस प्रकार के निषेचन को द्विसंलयन कहते हैं। दूसरा नरयुग्मक जो होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, जैसा कि यहाँ पे मेल गैमेट प्लस पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुव कोसा एक केंद्रक जिसे कहते हैं, 2n अवस्था होते हैं, ये n अवस्था होते हैं, ये मिलकर के 2n का निर्माण 3n बनाते हैं जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं। भ्रूणपोष परीक्षा में आता है। त्रिसंलयन के पश्चात क्या निर्माण होता है, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष किस अवस्था में होते हैं, 3n। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आवृत बीज पौधों के पुष्प में निषेचन क्रिया 2 बार होती है, इसलिए इसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। अगर परीक्षा में पूछ रहे कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, आवृत बीजी पौधों में निषेचन क्रिया 2 बार होती है। पहले बार के निषेचन को द्विसंलयन, दूसरी बार के निषेचन को त्रिसंलयन कहा जाता है। निषेचन क्रिया 2 बार होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के एग्जाम में ये भी आ सकते हैं, यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये भी आ सकते हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आप सही ढंग से समझ लेंगे तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। परीक्षा में चित्र बनाने के लिए पूछता है, डायग्राम बनाने के लिए पूछता है कि बीजाणु का नामांकित चित्र बनाइए या आवृत बीजी पौधों में होने वाले निषेचन क्रिया का नामांकित चित्र बना करके वर्णन कीजिए। तो बच्चों अभी आपने क्या देखा, बीजाणु की संरचना, बीजाणु की संरचना के पश्चात आप उसके बाद क्या देखा, आवृत बीजी पौधों में निषेचन क्रिया कैसे होती है। अब निषेचन के पश्चात अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, निषेचन के पश्चात वाह दल सूख कर गिरेंगे। कुछ पौधों में वाह दल देख जो होते हैं फलों से चिपके हुए पाए जाते हैं, जैसे मिर्च, बैगन। मिर्च बैगन में अगर ध्यान दीजिए आप, अगर ये मिर्च है, ये वाह दल है, ये वाह दल चिपके हुए पाए जाते हैं। बैगन में भी क्या है, वाह दल अगर देखा जाए, बैगन में भी वाह दल चिपके हुए पाए जाते हैं। परीक्षा में आता है, निषेचन क्रिया के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। तो निषेचन प्रक्रिया के पश्चात पुष्प का जो वाह दल होता है सूख करके गिर जाता है। कुछ पौधों में फलों से चिपके हुए पाए जाते हैं, जैसा कि मिर्च और बैगन में हमने आपको बताया। डब सूख करके गिर जाते हैं, पुंकेसर भी सूख कर गिर जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, और अंडाशय, अंडाशय से क्या बनेगा, फल का निर्माण होता है। परीक्षा में आता है, फल का निर्माण करता है या फल का निर्माण होता है किससे, अंडाशय। और बीजांड से क्या बनेगा, बीजांड से क्या बनता है, बीज का निर्माण होता है। बीजांड से बीज का निर्माण होता है। और बीजांड आवरण जो होते हैं बीज छोल बनाएंगे। और द्विसंलयन के पश्चात अभी आपने देखा क्या बनता है, भ्रूण बनता है। और त्रिसंलयन के पश्चात क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है। इसके मेन टॉपिक को जानते रहिएगा कि निषेचन क्रिया के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन क्या क्या होते हैं। निषेचन क्रिया के पश्चात जब पुष्प में हम देखते हैं तभी हमने बताया वह दल सूख कर गिर जाते हैं। कुछ पौधों के फलों में चिपके हुए पाए जाते हैं, दल भी सूख कर गिर जाते हैं, पुंकेसर भी सूख कर गिर जाते हैं। लेकिन अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाते हैं और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाते हैं।
और द्विसंलयन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है और त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर बोर्ड की परीक्षा में आए तो इस टॉपिक को करने का प्रयास कीजिएगा। मुझे पूरा आशा है कि जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है वो आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको फिर एक बार और बताने का प्रयास करेंगे कि बीजांड क्या है, आवृत बीज पौधों में दोहरा निषेचन कैसे होता है, आवृत बीज पौधों में निषेचन क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए या बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए, या भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं कितने केंद्रक होते हैं। इन टॉपिक के बारे में हमने आपको उल्लेख किया, इसलिए इनको आप ध्यान से समझिएगा और रिवीजन करिए। हमने आपका ये रिवीजन क्लास कर रहे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पास समय कम है, लेकिन जब बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब हम आपको बताएंगे बीजांड में अंड कोशिका का निर्माण कैसे होता है, एंटीपोडल कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, एक कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, पोलर न्यूक्लियस कैसे बीजांड में एम्ब्रियो सेल बनते हैं, कैसे बनेंगे एम्ब्रियो सेल, बीजांड में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कौन सी कोशिका, इनको हमने आपको छोड़ा है, केवल चुने हुए क्वेश्चन को ही हमने फोकस किया है जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके आगे का टॉपिक जो है जैसे मानव का जनन तंत्र है, जैसा कि हमने पहले बताया है जनन तंत्र दो में पढ़ना, लैंगिक जन्म पढ़ना है, एक पौधों में पढ़ना है और एक मानव का पढ़ना है। ये पौधों का हमने आपको बताया, उसी तरह हम मानव का बताएंगे, मानव में जनन कैसे होता है और उनके जनन अंग कौन कौन से होते हैं, उनमें निषेचन क्रिया कैसे होती है। इन चीज़ों के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।